Hello aspirants, welcome to Eternal Nursing Education. This is सोमनाथ दास. तो लास्ट टाइम हम पढ़े थे प्री ऑपरेटिव केयर. प्री ऑपरेटिव केयर आप सबको याद है, कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था. प्री ऑपरेटिव क्या है, इंट्रा ऑपरेटिव क्या है और पोस्ट ऑपरेटिव कैसे होता है. तो आज का जो प्राइमरी फोकस है वो है इंट्रा ऑप. प्री ऑप पढ़ा लिया था आपको, अब आएगा इंट्रा ऑप में क्या होता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पोस्ट ऑप. तो आज का टॉपिक है इंट्रा ऑप. इंट्रा ऑप में नर्स का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इंट्रा ऑप के बारे में जो भी क्वेश्चन नॉर्थ सेट में आएगा, प्रोबेबल क्वेश्चन, वो सब आज कुछ सीधा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इससे ज़्यादा आपको मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं जानना चाहिए कि इंट्रा ऑप में और नर्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क फंक्शन. ठीक है, मैं अभी जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है. ठीक है, बिलीव करो. देखो बोलते ना कि आपको अपने टीचर के ऊपर भरोसा होना चाहिए. दैट्स द थिंग. ठीक है, तो आज का टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो पढ़े थे उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इंट्रा ऑप में आएंगे. तो पहली बात ये है कि प्री ऑप क्या था. ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये है दिस इज इंट्रा. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ इंट्रा. ओटी में ये सब होता है. ये देखो ये देख पा रहे हो, ये क्या है, ये मशीन. दिस इज द एनेस्थेसिया मशीन जिसमें पेशेंट को हम एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं. ठीक है, और ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये कौन है, ये सर्जन है. और ये देखो बाहर कोई विदाउट स्क्रब मतलब स्टेराइल अनस्टेराइल जोन में ये जो है सी इज सर्कुलेटिंग नर्स. और ये देखो वो जो टेबल के पास स्टेराइल टेबल, ये रहा स्टेराइल टेबल. ओके, इधर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है. साथ ही साथ ये जो सर्जन को जो असिस्ट कर रहे विथ इंस्ट्रूमेंट सीज स्क्रब नर्स. कौन है ये, स्क्रब नर्स. ये रहे सर्जन. ठीक है, ये रहा सर्जन, ये रहा सर्कुलेटिंग नर्स. आप देख रहे हो पीछे मॉनिटर के ये जो ठीक एनेस्थेसिया मशीन के पास जो एरो मार्क में अभी जो करके दिखाया, ये कौन है, ये रहा एनेस्थेटिस्ट. ठीक है, जो एनेस्थेसिया देते हैं. सो दिस इज द ओटी जोन, मतलब इंट्रा ओटी. ओटी के अंदर, इंट्रा के अंदर मतलब रूम के अंदर, ओटी रूम के अंदर ये सब स्टाफ होते हैं. समझ में आ गया. ये देखो जैसे कि इधर मतलब ड्रेप है, इधर इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, और ये देखो ये भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी है. ठीक है, तो ये क्या है, ये ओटी का सेटअप है. इंट्रा ऑप, दिस इज द इंट्रा ऑप. पहले हम पढ़े थे प्री ऑप. पेशेंट आएगा, प्री ऑप क्या है, इट्स ए रिसेप्शन. इट्स ए जैसे होटल में रिसेप्शन होता है, उसको प्री ऑप काइंड ऑफ इट्स ए रिसेप्शन. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब बात करते हैं इंट्रा ऑप. इंट्रा ऑप क्या होता है, ये देखो मैं अभी फिर से आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं. ठीक है, ओके. सो दिस इज, समझ लो दिस इज ओटी. ओटी में होता है क्या, दिस इज ओटी. दिस द होल इज ए ओटी. ओके, हॉस्पिटल में ओटी रूम होता है. ओटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. दिस इज प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप. ठीक है, प्री ऑप में पेशेंट इन होगा, पेशेंट इन होगा, इट्स काइंड ऑफ रिसेप्शन. ठीक है, समझ में आ गया. प्री ऑप से पेशेंट का जो मतलब इधर जो होता है, होते हैं जो स्टाफ नर्स होते हैं, इधर जो भी नर्स पोस्टेड होता है प्री ऑप नर्स, या ये क्या करेंगे, नर्स को मतलब पेशेंट को लेके जाएंगे इंट्रा ऑप में. पेशेंट आ गया अभी इंट्रा ऑप में, इधर इसका सर्जरी होगा. ठीक है, सर्जरी होने के बाद पेशेंट कहाँ जाएगा, ओटी के अंदर ही एक जोन होता है पोस्ट ऑप. पेशेंट आ जाएगा पोस्ट ऑप में. समझ में आ गया. प्री ऑप, इंट्रा, पोस्ट ऑप, ये 3 जोन है. हमने लास्ट वीडियो में प्री ऑप पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे इंट्रा. तो इंट्रा ऑप में द फर्स्ट थिंग नर्स सेट आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्री ऑप में नर्स का रोल क्या है. एक नर्स जब प्री ऑप में तो सॉरी इंट्रा ऑप में नर्स का रोल क्या है, इंट्रा ऑप में क्या क्या मतलब कौन कौन नर्स स्टाफ होते हैं और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. ठीक है, तो लिखो, हेडिंग दो. पहले ये लिखो कि इधर आओ, कौन इंट्रा ऑप में कौन कौन स्टाफ होते हैं.
एक होते हैं सर्जन, ठीक है, सर्जन होते हैं जो सर्जरी करेंगे। फिर होते हैं नर्सिंग स्टाफ में कौन कौन रहेगा, एक होता है स्क्रब नर्स, एक होता है सर्कुलेटिंग नर्स, और कौन होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं जो साफ सफाई करेंगे, और कौन होते हैं ओटी के अंदर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन होते हैं, मतलब कोई ओटी का लाइट वगैरह टेबल एडजस्टमेंट ये सब के लिए ओटी टेक्नीशियन होते हैं। इंडिया में तो एन मतलब क्या होता है कि ऐसे एक है कि इंडिया में ये मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फॉरेन कंट्री में एक होता है जैसे स्क्रब नर्स सर्कुलेटिंग नर्स होता है फॉरेन कंट्री में स्टाफ उन और एक एक्स्ट्रा स्टाफ होते हैं एनेस्थेटिक नर्स होते हैं, लेकिन इंडिया में एनेस्थेटिक नर्स नहीं होते बहुत सारे, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टाफ शॉर्टेज एनेस्थेटिक नर्स इंडिया में नहीं होते, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ये रूल अच्छे से फॉलो होता है कि सब सिस्टमेटिक वे में होता है, बट इंडिया में इसको फॉलो करना इस काइंड ऑफ स्टाफ शॉर्टेज होता है, ठीक है, मैन पावर की बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इधर मतलब इंडिया में एनेस्थेटिक नर्स नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट में इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है नर्स का। नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। नॉर ओटी के अंदर कौन कौन होते हैं, एक होते हैं सर्कुलेटिंग, होते हैं स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स, इन दोनों नर्स का फंक्शन मतलब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो लिखो की रेस, ठीक है, लिखो की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन इंट्रा ऑफ, ठीक है, नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्या है, पेशेंट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। क्या है, पेशेंट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। पेशेंट का सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग करना है। जैसे पेशेंट का सेफ्टी के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई पेशेंट फॉल ना हो जाए, अगर कोई पेशेंट गिर गया, ओके, पेशेंट को अगर कोई नीड की जरूरत है, ऑर्थोपेडिक पेशेंट को एक असिस्टेंट की जरूरत है, ठीक, तो उसी तरह पेशेंट का सेफ्टी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग इज पेशेंट सेफ्टी। ये हॉस्पिटल बना है पेशेंट सेफ्टी के लिए, ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी करना है और उनको मॉनिटर करना है उनके, ऐसा नहीं कि पेशेंट को अकेला, ओटी के अंदर पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। पेशेंट अगर है तो उसके साथ में दो मतलब एटलीस्ट नर्स को होना ही होना है, मतलब जरूर होना है, पेशेंट के साथ नर्स को रहना है, ठीक है। तो पेशेंट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्टाफ नर्स रेस्पॉन्सिबल है सेफ्टी के लिए। सेकेंड क्या करना है, वाइटल साइन। पेशेंट का वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, उनको देखने की उनका वाइटल साइन में कुछ इधर उधर कुछ प्रॉब्लम तो है कि नहीं, ठीक है। थर्ड थिंग पोजिशनिंग, पेशेंट को पोजीशन देना है और अप्रोप्रिएट पोजीशन। अगर कोई सर्जरी, देखो पेशेंट आया अभी इंट्रा में, अब ओटी टेबल के पास आएगा, उसका जो सर्जरी होगा उसी हिसाब से उसको पोजीशन देते हैं। जैसे समझ लो कि कोई एपेंडिक्टोमी होगा तो उसके लिए अलग से पोजीशन देना है, अगर कोई स्कल में कुछ सर्जरी होगा तो उसी के लिए एप्रोप्रिएट सर्जरी, अगर कोई स्कैपुला या पर कोई स्पाइन में है तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रहना है, वो प्रोन पोजीशन या फिर सुपाइन, टेंडन बर्ग, रिवर्स टेंडन, कौन से
पेशेंट को क्या पोजीशनिंग देना है, ठीक है, नर्स को असिस्ट करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टेराइल। ओटी में जो भी चीज होगा एवरीथिंग हैज टू बी स्टेराइल, सब कुछ स्टेराइल जोन में ही होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट ओपन किए, स्टेराइल, स्टेराइल किसको बोलते हैं? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन? द डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज देयर शुड बी नो वायरस बैक्टीरिया विथ स्पोर। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एंटीजन, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, विथ स्पोर। स्पोर भी जो होता है, क्या देखो, स्पोर भी होता है, वो भी इंफेक्शन कॉज करने का पोटेंशियल रखते हैं। स्पोर तक भी नहीं होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन में, समझ के, तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तब नर्स को क्या ध्यान रखना है? स्टेराइल टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक क्या होता है? देखो, ओटी टेबल के ऊपर जो भी चीज चाहिए, जैसे टेट्रा, गॉज पीस, नीडल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ओपन करना है ओटी टेबल के ऊपर, तो सर्कुलेटिंग नर्स को क्या करना है? स्क्रब नर्स तो स्क्रब होके होगा, वो तो कोई चीज ओपन नहीं कर सकता। चीजें को मतलब जो भी अगर टेट्रा, गॉज पीस ओपन करके कौन देगा? सर्कुलेटिंग नर्स स्क्रब नर्स को स्टेराइल वे में देगा। तो सर्कुलेटिंग नर्स को अवेयर रहना है कि कोई चीज़ों को कैसे ओपन करना है, ठीक है। उसको मतलब क्या होगा कि हमें आउटर जो है ऑन स्टेराइल है, तो टेबल को हमें जो भी मतलब चीज़ देना है उसको हम स्टेराइल वे में देना है, ठीक है, समझ गए? स्टेराइल वे में देना है, स्टेरिलिटी मेंटेन रखना है। तब फर्स्ट मतलब हमें प्रायोरिटी रखना है, स्टेराइल होना चाहिए, ताकि पेशेंट को कोई, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो पेशेंट सेफ्टी, अगर उसको बाद में कोई इन्फेक्शन हो गया, ओके, ये सब के लिए पेशेंट को जो भी चीज यूज होगा ना, उसको सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है, क्लीन एंड स्टेराइल, ठीक है। तो द फिफ्थ पॉइंट लिखो, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक क्या है? एनेस्थेसिया मैनेजमेंट, ठीक है, क्या करना है? एनेस्थेसिया मैनेजमेंट। देखो, जैसे कि मैं अभी बताया था, हर सर्जन को एक असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, नर्स असिस्ट करता है। एनेस्थेसिया को भी जो जो चीज रिक्वायरमेंट है, नर्स को उसको फुलफिल करना है। जैसे मैं बताया था, एक है एनेस्थेटिक नर्स होते हैं, तो एनेस्थेटिक नर्स क्या करेगा? एनेस्थेसिया जो भी मैनेजमेंट होते हैं, उनको जो भी चीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होता है उनको फुलफिल करना, जैसे ड्रग लोड करना या फिर उनको रिकॉर्ड करना, कोई भी चीज़ों को, एनेस्थेटिक साइड का ड्रग्स वगैरह, वो सब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एनेस्थेटिक नर्स, ठीक है। फिर क्या होगा? सिक्स पॉइंट लिखो, क्या होगा? सर्जिकल असिस्टेंस। सर्जिकल असिस्टेंस मीन्स स्क्रब नर्स, लिखो। सर्जिकल असिस्टेंस, ठीक है। सर्जिकल असिस्टेंट मतलब स्क्रब होना है, नर्स को क्या करना है? स्क्रब होके आज ए पार्ट ऑफ सर्जरी, सर्जन को असिस्ट करना है, ताकि उनको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि वो तो सर्जन का प्रायर फोकस रहेगा सिर्फ सर्जरी के ऊपर। तो नर्स क्या करेगा? उनको कोई सर्जन बोलेगा कि नर्सिंग ऑफिसर प्लीज गिव द आर्टरी, नर्सिंग ऑफिसर प्लीज गिव द सीजर। तो जो स्क्रब नर्स जो होगा, उसको इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये सब के बारे में वेल नोन होना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या है, उनका नाम क्या है, ठीक है, अच्छे से आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्जरी में सर्जन को असिस्ट करना है, ठीक है। 7 पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग। जो इंस्ट्रूमेंट अभी सर्जरी में यूज होगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? नर्स ही है, क्योंकि नर्स चीज़ों को मतलब स्टेराइल वे में ओटी टेबल में लाएगा, उसी को
वो जो इंस्ट्रूमेंट को उसी को अच्छे से हैंडलिंग करके सर्जरी में यूज होने के बाद उसको अच्छे से हैंडलिंग करके उसको क्या करेगा, साफ सफाई अच्छे से क्लीन करके उसको फिर से सीएचडी भेजने का काम किसका है, नर्स का है। तो क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट किसका है, नर्स का ही। ठीक है, देखो सर्जरी में बहुत सारे क्या होता है, मतलब बहुत सारे सर्जरी होते हैं जो इन्फेक्टेड हो गया, समझ लो किसी का कुछ कुछ इन्फेक्शन हुआ है, अगर इसको सर्जरी कर रहे हैं, या फिर एम्पुटेशन केस हो गया, या फिर कैंसर वगैरह। ठीक है, उन उस सब में क्या होता है, 8 पॉइंट उसी के बारे में, स्पेसिमेन। ठीक है, सर्जन क्या करते हैं, अगर उनको सस्पेक्ट हुआ कि इसमें कुछ इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो क्या करेंगे, उसको उस पार्ट को निकाल के वो क्या करेंगे, हम ओटी टेबल में रखेंगे, बोलेंगे कि उसको स्पेसिमेन बाहर लैब के लिए जाएगा। तो क्या करना है नर्स को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स का है, उसको अच्छे से स्टेराइल कंटेनर में, स्पेसिमेन कंटेनर में रखना है। अगर बायोप्सी जाएगा कि कल्चर जाएगा, सर्जन से पूछना है, फिर उसको अच्छे से लेबलिंग करके, स्पेसिमेन को अच्छे से लेबलिंग करके क्या करना है, उसको हैंड ओवर देना है। ठीक है, उसको भेजना है, ओटी से जाएगा या फिर वार्ड से जाएगा, वो स्पेसिमेन किधर, मतलब किस वे में जाएगा, कैसे जाएगा, वो प्रॉपर चैनल होना चाहिए, लैब तक पहुंचना चाहिए विथ, कैसे जाएगा, अच्छे से केयर करके तो भेजना है। और स्पेसिमेन का जो हम जो बनाते हैं ना, जो स्टिकर जो हम बनाते हैं स्पेसिमेन में जो लगाते हैं, उसका जो नेमिंग वगैरह, डेट, कौन से डेट में स्पेसिमेन लिया गया, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का डिटेल, एज क्या है, सी, जो पेशेंट का जो अगर कुछ आईडी नंबर है, आईडी नंबर लिखना है, समझ गए, वो सब लिख के फिर ये जो जाएगा, ये बायोप्सी या कल्चर या फिर फंगल या फिर किस चीज़ के लिए जा रहा है, उसको अच्छे से मेंशन करके उसको भेजना है। तो ये लिखो, क्या करेंगे हम, स्पेसिमेन मैनेजमेंट, ये किसका है, सर्कुलेटिंग नर्स का होता है। और एक क्या है, और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन। ओटी के अंदर जो चीजें भी हो रहे हैं, मतलब कितने इंस्ट्रूमेंट हैं ओटी के अंदर, कितने इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, हमारे पास ओटी के अंदर कितने कितने चीजें स्टॉक में अभी है। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिमेन, ये सब का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, नर्स का है। ये सारे चीजें अच्छे से प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, 10 पॉइंट क्या है, इंट्रा ऑपरेटिव रिकॉर्ड्स, मतलब ओटी नोट, वो किसको लिखना है, सर्कुलेटिंग नर्स को लिखना है। ओटी के अंदर क्या सर्जरी हुआ, इतने टाइम के अंदर पेशेंट आया, उसमें क्या क्या प्रोसीजर हुए, उसमें ड्रेन लगा कि उसमें कुछ कैथेटर लगा है, इसमें कुछ आईवी लाइन लगा है, आर्टरी लाइन हुआ है, वो सब कुछ प्रॉपर, उसमें ओटी के टाइम उनको कुछ एंटीबायोटिक दिए कि नहीं, वो सब को, ये सब कुछ ओटी नोट में लिख, ओटी के अंदर जो जो प्रोसीजर है वो सब कुछ मेंशन करना है इसमें, ओटी नोट्स में। ठीक है, तो ये लिखो। और एक पॉइंट क्या है, इंट्रा ऑपरेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, और एक आएगा प्रॉपर कम्युनिकेशन। पेशेंट रहा ओटी के अंदर, कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबली कम्युनिकेशन क्या था, पेशेंट रहा ओटी के अंदर, ठीक है, पेशेंट के रिलेटिव रहेंगे बाहर, सर्जन सब कुछ स्टाफ रहेंगे इधर। ठीक है, तो ये सबका मीडियम मतलब कौन बन रहा है, पता है, नर्स बन रहा है। किसको क्या नीड जरूरत है, वो ना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई सर्जन अभी तुम्हें बोला गया कि सो नर्सिंग ऑफिसर, सो ये दे दो, ये एंटीबायोटिक दे दो,
ये इंस्ट्रूमेंट दे दो। तो आपको क्या करना है, उनसे ये बोलना है, सर क्या मैं अभी मैं इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, तो सर दिस इज आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रूमेंट। तो एक प्रॉपर एंड टू एंड मतलब क्या बोलते हैं उसका, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लोज कम्युनिकेशन। ये नहीं कि सब वो बोलेंगे कि हाँ ये काम कर दो, तो आपको बोलना है कि हाँ सर मैं ये काम कर रहा हूं, ओके। नहीं तो किसको कैसे पता चलेगी आप वो काम कर रहे हो कि नहीं, समझ गए ना। अगर हम बोलेंगे नर्सिंग ऑफिसर प्लीज गिव द आर्टरी, तो आपको बोलना है यस सर दिस इज द आर्टरी, टेक इट, ओके। ये नहीं कि वो बोलेंगे नर्सिंग ऑफिसर प्लीज गिव द आर्टरी, आप क्या करोगे ऐसे ही दे दोगे, नहीं ये नहीं होता। यू हैव टू कम्युनिकेट, और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टाफ के अंदर होना चाहिए। पेशेंट और क्या होता है, पेशेंट रिलेटिव बाहर है, ठीक है, तो उनके साथ भी वो भी तो बाहर मतलब टेंशन में होगी सर्जरी क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। वो बीच का जो क्या बोल रहा है नर्सिंग ऑफिसर ही हो रहा है। तो द नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी स्टाफ है उन सब के अंदर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है 12 पॉइंट क्या है, पेशेंट एडवोकेसी। पेशेंट एडवो पेशेंट एडवोकेसी मतलब एक बात याद रखो, पेशेंट का एडवोकेट कौन होता है, नर्स ही होता है। मतलब पेशेंट को जो भी नीड है, ठीक है, जैसे एडवोकेट जो जो काम उसके क्लाइंट के लिए करता है, उसी तरह नर्स इज ए वन टाइप ऑफ एडवोकेट फॉर द पेशेंट, ठीक है। अगर मतलब देखो जैसे कि मैं बताया था प्री ऑप में, जब सर्जन जब बोलता है ना कि उसको कंसेंट में साइन होना है कि नहीं, नर्स क्या करता है, सर्जन क्या करेगा, पेशेंट को सर्जरी के बारे में प्रोसीजर के बारे में सब कुछ समझाएगा, फिर नर्स को बोलेगा कि मैडम जी या फिर सर जी आप जाओ, नर्सिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि आप जाके उसका सिग्नेचर लेके आओ। तो यू आर द काइंड ऑफ व्हाट, यू आर काइंड ऑफ एडवोकेट, ओके। आप एक ये बन रहे हो जैसे कि गवाह बन रहे हो आप, ठीक है। आपके सामने वो सिग्नेचर किया ताकि बाद में कोई आपको नहीं बोल सकती आप किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके साइन की, ठीक है। तो नर्स जो होता है इट्स ए काइंड ऑफ एडवोकेट फॉर द पेशेंट एंड फॉर द स्टाफ, ठीक है। अगर कुछ और एक होता है, अगर कुछ हॉस्पिटल में कोई हाजार्डियस कुछ इंसिडेंट हुआ, तो ओटी के अंदर कुछ हाजार्डियस सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करके नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ इंसिडेंट्स ना हो, उसको भी नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते हैं। वो नर्सिंग के डिपार्टमेंट में होता है कि अगर कोई भी चीज मतलब कुछ अनहोनी हुआ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो उसको इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है। वो इंसिडेंट रिपोर्ट को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, ताकि ये नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। कि ओटी के अंदर क्या क्या हाजर हो रहे हैं हम उसको आइडेंटिफाई, जैसे स्पिल हो गया, समझ लो कोई इन्फेक्टिविटी स्पिल हो गया, तो पेशेंट का तो इन्फेक्शन हुआ है, बाकी सब स्टाफ को भी तो हो जाएगा। कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसका फ्लूइड मतलब समझ लो उसका कोई ब्लड कुछ फ्लोर में गिर गया, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा फिर, ठीक है। ये सब इंसिडेंट रिपोर्ट में आएगा। तो ये जो हजार जो भी चीज़ हो रही है, समझ लो पेशेंट का सर्जरी होने वाला है और हमारे पास स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, समझ लो वो अनस्टेराइल हो गया, तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक बैकअप होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या करेंगे, तब जाके हम उसका मैनेजमेंट कर सकें। तो ये सब चीज़ हमें अच्छे से प्रॉपर वे में हैंडलिंग करना है। वो किसका काम है, नर्सिंग ऑफिसर का काम है। तो आप देख पा रहे हो मतलब नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कितना, इट्स ए रियली मतलब हेक्टिक सॉरी, हेक्टिक तो नहीं, इट्स काइंड मतलब ये सब सारी चीज को मैनेज करना है, ठीक है। ये सब का काम मतलब नर्स का ही है।
मतलब इस काइंड रियली, मतलब ये हॉस्पिटल का मतलब ओटी के अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से लेके स्पेसिमेन ये सब कुछ नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए नर्स को 100% एवर रहना है कि क्या हो रहा है, समझ गए। तो अब बात करते हैं इंट्रामस ओप में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग पेशेंट सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं वो है WHO चेकलिस्ट। तो क्या हुआ, ये जब जो सर्जरी जो होता है ना, इससे क्या हुआ कि पेशेंट का सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए तो WHO ने एक इनिशिएटिव लाया, वो है WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। इस सर्जरी में पेशेंट का सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, ओके, पेशेंट की सेफ्टी, और कोई पेशेंट का जो बोल रहा है कि उसको सर्जरी में जा और नेक्स्ट उसको अच्छे से, मतलब कैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए WHO ने एक चेकलिस्ट बनाया, ताकि कोई रॉन्ग सर्जरी, पेशेंट मैं हूँ, मेरा एक्चुअली हाथ में ऑपरेशन हो रहा है, मैंने को मतलब लेफ्ट साइड होने वाला बोला था, राइट साइड हो गया, राइट आई में ऑपरेशन होने वाला था, उन्होंने लेफ्ट साइड कर ली। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सर्जिकल चेकलिस्ट बनाया गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। ये इंट्रा ऑप में जो स्टाफ होते हैं, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या है लिखो, तो दिस इज कॉल्ड, हम पढ़ेंगे अभी WHO सर्जिकल चेक लिस्ट, WHO सर्जिकल चेक लिस्ट, ठीक है। तो इस WHO सर्जिकल जो चेक लिस्ट है हम करते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट ऑफ सर्जिकल चेक लिस्ट, तो क्या क्या बेनिफिट है इसके अंदर, चलो देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी। क्या है, इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी। मैं अभी पहले क्या करूंगा, जो जो बेनिफिट है मैं अभी सब आपको बताऊंगा, उसके बाद हम WHO चेकलिस्ट एक्चुअली असल में क्या होता है उसका पिक्चर के साथ मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके WHO चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कंपोनेंट है, कितने टाइप का, मतलब कितने उसके अंदर क्या क्या फेज जोन है, वो सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले देखो सर्जिकल चेकलिस्ट होता क्या, हम करते क्यों है, एक एक्स्ट्रा काम हो गया ना नर्स के लिए। तो हम देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है पेशेंट को ये सब काम करके। फर्स्ट थिंग इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी हो गया, सेकेंड थिंग एनहांस्ड टीम वर्क, एनहांस्ड टीम वर्क, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एनहांस्ड टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। इसका जो कम्युनिकेशन, जो एनहांस टीम वर्क कम्युनिकेशन है, मैं अभी जो जब आप पिक्चर देखोगे, मैं आपको जब WHO चेकलिस्ट एक्चुअली समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिड्यूस एरर, रिड्यूस एरर एंड एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट और इवेंट, ठीक है। ये चेकलिस्ट है, क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, रिड्यूस, क्या कर रहे हैं, एरर रिड्यूस हो रहा है, और एडवर्स इवेंट अगर जो होता है उसको हम कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ रिडक्शन इन मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ, रिड्यूस ऑफ मोर्टालिटी एंड
मोर्बिडिटी। डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट से मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी कैसे रिड्यूस होता है, मैं अभी जो आएगा हम पढ़ेंगे, जो पिक्चर के थ्रू, मतलब डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के थ्रू अभी समझाएगा, थोड़ी देर बाद ही आपको समझाएगा कि इससे मोर्बिडिटी और मतलब मोर्टेलिटी कैसे कम होता है। 5 पॉइंट लिखो। 5 पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज सिचुएशनल अवेयरनेस, इंक्रीज सिचुएशनल सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है? मैं ओटी के अंदर कुछ सर्जरी की परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके अंदर ऐसा कुछ इवेंट आया, ठीक है, ऐसा कुछ इवेंट आया जो क्या हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, पेशेंट का वो हार्म कर रहा है, तो वो जो सिचुएशन जो है ना, उसको मैं नेक्स्ट टाइम हाईलाइट करूंगा, कि सारे स्टाफ को बताऊंगा कि ये सिचुएशन हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, उस सिचुएशन से हम मतलब प्रॉब्लम जैसे ना हो, उसको अवेयर करना है, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, पेशेंट का इससे क्या होगा, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, जो भी प्रॉब्लम वो सब कम होगा, ठीक है। ये रहा क्या बेनिफिट हो रहा है ये सब डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट से, ठीक है। और क्या कर रहा है इससे, वर्कलोड रिड्यूस हो रहा है। 6 पॉइंट ये लिखो, रिड्यूस वर्कलोड। वर्कलोड जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं एक्चुअली डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट होता क्या है। हमने ज्यादा पढ़ ली, ठीक है। अब देखते हैं डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट होता क्या है। सो दिस इज डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट, दिस इज द डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट। ये होता है, जो लोग पहले ओटी में काम कर चुके हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, जिसमें भी, उनको तो ये पता ही होगा ओटी में जो लोग काम किए। ये रहा दिस इज द डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जहां कहीं भी माइनर ओटी से लेके मेजर ओटी तक कुछ भी ओटी हो रहा है ना, ये चेकलिस्ट फिलअप होता ही होता है, ठीक है। जम्मू से लेके कश्मीर तक, अटक से लेके कटक तक, हर जगह डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट। इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल, हर, ये तो डब्ल्यूएचओ पूरा ऑल वर्ल्ड में जहां कहीं भी ओटी हो रहा है उधर डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट फील होता है, मतलब सर्जिकल चेकलिस्ट फील होता है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं ये चेकलिस्ट होता क्या है। उसमें 3 फेज होते हैं। एक होता है, याद रखो, साइन इन। एक होता है, ये देखो, ये 3 डिवाइड हुआ है ना, ये जो पार्ट है साइन इन, ठीक है। टाइम आउट, इसको बोलते हैं टाइम आउट, इसको बोलते हैं हम साइन आउट। साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। 3 फेज है, 3 फेज है। एक फेज होता है साइन इन। साइन इन किसको बोलते हैं, इधर लिखा हुआ है, बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं अभी क्या करूंगा, ये जो साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये जो डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट को मैं अभी डिवाइड कर रहा हूं। पहले हम समझेंगे साइन इन, पहले ये समझे साइन इन होता क्या है। द फर्स्ट थिंग इज साइन इन बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। पेशेंट आएगा ओटी के अंदर, ओटी टेबल में बैठ गया, हम सर्जरी, ये नहीं कि जैसे ही बैठ गए हम उसका सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं, नहीं ना। हम क्या करते हैं, एनेस्थेसिया सर्जरी देगा, उसका वाइटल चेक करेगा, एंटीबायोटिक देगा, उसके बाद एनेस्थेसिया क्या करता है, हैंडओवर देता है सर्जन को। सर्जन ऐसे ही पेशेंट आएगा ऐसे नहीं कि सर्जरी स्टार्ट कर देगा। एनेस्थेसिया जब तक एनेस्थेटिस्ट जब तक सर्जन को हैंडओवर नहीं देता तब तक सर्जरी नहीं हो सकता उस पेशेंट का, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम एनेस्थेसिया देके ही तो कोई सर्जरी करते हैं ना, ठीक है। तो जब तक एनेस्थेसिया हैंडओवर नहीं देगा तब तक केस नहीं होगा।
समझ में आ गया? तो इसलिए तो हमें उस पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है ना जो एक्चुअली राइट, मतलब करेक्ट पेशेंट हो। कोई गलती से कोई दूसरा पेशेंट उठा के नहीं आए। सर्जन सोच रहे हैं मैं आज केस करूंगा उसका पेशेंट का राइट आई है, लेकिन एक्चुअली में पेशेंट का लेफ्ट आई होने वाला है। समझ लो कि वार्ड से कुछ गलती हो गया, उन्होंने लेफ्ट आई के बदला राइट आई। इतने सारे पेशेंट होते हैं भाई, इंडिया में तो कितने पॉपुलेशन है, लाख लाख, मतलब एक ओटी के लिए लोगों का लाइन लगता है, वो डेट लेते रहते हैं, इतने सारे पेशेंट आते हैं, कंटिन्यूस हेक्टिक होता है ओटी में। उसी बीच अगर हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट का क्या होगा, राइट आई के बदले लेफ्ट आई का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड के बदले राइट हैंड इंसिजन हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगी अरे अरे लेफ्ट हैंड करने वाला था राइट हैंड हो गया। समझ में आ गया? तो इसलिए एनेस्थीसिया देने से, अगर कुछ पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले ही हम चेक कर लेंगे कि एक्चुअली पेशेंट, हम जो पेशेंट ओटी के अंदर लाए जिसका केस होने वाला है वो एक्चुअली राइट पेशेंट है कि नहीं, वो एक्चुअली उस पेशेंट करेक्ट है कि नहीं। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, साइन इन। ये जो इसको बोलते हैं हम साइन इन। तो क्या कहता है, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया हमें ये चेकलिस्ट कंप्लीट करना है विथ एटलीस्ट नर्स एंड एनेस्थेटिक। एटलीस्ट ये जो प्रोसीजर अभी जो होगा, प्रोसीजर हम जो चेकलिस्ट टिक करेंगे इस फेज में, साइन इन फेज में एटलीस्ट एक नर्स एक एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए। सर्जन अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर सारी टीम है, एक्चुअली सब टीम होना चाहिए। लेकिन ये कम्युनिकेशन किस किस के अंदर हो रहा है, नर्स और एनेस्थेसिया से, उनके बीच ये कम्युनिकेशन होगा। तो क्या होगा, समझ लो मैं एक नर्स हूं, ओके मैं नर्स हूं, मेरे सामने एक एनेस्थेटिस्ट है, तो मेरा कम्युनिकेशन ये रहेगा कि पेशेंट से पहले पेशेंट, हैज द पेशेंट कन्फर्म्ड हिज और हर आइडेंटिटी साइट प्रोसीजर एंड कंसेंट। ये चेकलिस्ट रहेगा किसके साथ, मैं क्या करेगा, जो नर्स जो रहेगा ये पूछेगा कि जो पेशेंट आएगा कि उसका क्या क्या पूछे, कंफर्म करना है उसका आइडेंटिटी साइट एंड प्रोसीजर। पेशेंट का आइडेंटिटी क्या है, जो हम जिस पेशेंट का हम सर्जरी करेंगे वो पेशेंट एक्चुअली प्रेजेंट है कि नहीं हमारे पास। ठीक है, समझ लो कि एक दो नाम, मतलब एक पेशेंट का दोनों का नाम सेम है, इसका भी नाम रमेश है दूसरे का नाम भी रमेश है, हमें क्या क्या गलती से ये एक रमेश लाने वाला था हम दूसरे रमेश को ले आए, हो सकता है ना। इतना बड़ा देश है हमारा, नाम तो कॉमन नहीं है, एक रमेश नाम तो बहुत कॉमन है, इसमें तो आई थिंक हर तीसरे का नाम रमेश आ जाएगा 10 में से। ठीक है, तो इसलिए ये इसको कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमें, अगर मैं नर्स हूं मेरे सामने पेशेंट है, पेशेंट आएगा ओटी टेबल में बैठेगा, तो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू आस्क इज, पूछना कि व्हाट्स योर नेम, मौसा जी आपका नाम क्या है, या फिर मौसी जी आपका नाम क्या है, नाम बताओ, जोर से पूछना है। अगर कुछ समझ लो पेशेंट जो बूढ़े लोग या फिर जो ओल्ड पेशेंट, उनका हियरिंग प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आवाज तेज करके पूछना है, मौसा जी आपका नाम बताओ, ठीक है, या फिर मौसी जी आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है। ठीक है, सेकंड क्या करना है, उनका साइट पूछ ले, आपका नाम पूछ ले, उसके बाद क्या करें, उनका आइडेंटिटी पूछ ले, उनका साइट, मौसा जी आपके कौन से साइड में ऑपरेशन होगा। ऑर्थोपेडिक केस में ये सबसे कंपलसरी, इनका राइट या लेफ्ट पूछना है, कौन से साइड में आपका ऑपरेशन कहाँ पे होने वाला है। वो पूछेगा नहीं, वो पेशेंट बोले कि मेरा नाम बोलेगा, उसका बोलेगी हाँ मेरा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। अच्छे से इसको कंफर्म करना है कि साइड। उसके बाद प्रोसीजर, आपको पता है कि कौन सा प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये क्या करना है, ये पेशेंट के साथ हुआ। ठीक है, एंड कंसेंट, तो क्या करना है, नर्स एनेस्थेटिस्ट के साथ कंफर्म करेगा कि इनका आइडेंटिटी, फिर पेशेंट का साइट, पेशेंट का प्रोसीजर और उनका कंसेंट, पेशेंट का कंसेंट है कि नहीं, सर्जरी का, ये जो सर्जरी होगा उस ये सर्जरी का कंसेंट है कि नहीं, पेशेंट ने कंसेंट दिया है कि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के ले, सर्जन किसी को भी उठा के ले आएगा हम उसका केस कर लेंगे, नहीं, कंसेंट होना जरूरी, पेशेंट का कंसेंट, उसका पेशेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। ठीक है,
द नेक्स्ट थिंग इज साइट द मार्क। देखो ये फास्ट कंफर्म हो गया। जैसे ही नर्स ये जो, हाँ द इम्पोर्टेंट थिंग है, ये जो WSO चेकलिस्ट है इसको कौन फिल करेगा? सर्कुलेटिंग नर्स। ठीक है, याद रखो सर्कुलेटिंग नर्स करेगा। ये फास्ट चीज कंफर्म हो गया तो क्या करना है, जो येस के ऊपर उसको राइट करना है, इसको टिक करना है, इसलिए वो चेकलिस्ट है, इसे तो टिक करना है। नेक्स्ट क्या है पूछेगा पेशेंट, इज द साइट मार्क? साइट मार्क हुआ है कि नहीं? एनेस्थेसिया और सर्जन दोनों को चेक करना है। राइट साइड की लेफ्ट साइड उधर मार्क होना चाहिए, ऐसे एरो मार्क या फिर मार्कर में मार्क होना है कि हाँ अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में कैसे क्रॉस होना चाहिए, राइट साइड है तो राइट साइड ऐसे क्रॉस होना चाहिए। साइड कंफर्म होना जरूरी है। अगर नहीं है, अगर समझ लो इसमें से नहीं है तो क्या करेंगे हम? उसको कैंसिल कर देंगे या फिर पेशेंट को बाहर भेज देंगे? नहीं, अगर कॉन्सेंट नहीं है तो सर्जन को बुलाओ। साइट मार्क नहीं है तो सर्जन से कंसल्ट करो, फिर सर्जन जाके उसको करेक्ट करेगा, फिर केस होगा। ऐसा नहीं कि तुम डिसाइड कर ले हाँ इसका तो ये नहीं है, साइट कंफर्म नहीं है, कैंसिल कर दो, नहीं। यू हैव टू कम्युनिकेट। इसलिए तो पढ़ा है अभी जो अभी इधर लिखा है ना मैंने, अभी नोट किया था, कम्युनिकेशन, दिस इज 11 पॉइंट कम्युनिकेशन। यही होता है, कम्युनिकेट करना है, समझ गए? कम्युनिकेट करना है। हो गया, ये हो गया कि साइट मार्क हुआ है कि अगर मार्क हुआ है तो यस लिखो, नॉट एप्लीकेबल। ये कहां पर मार्क करते हैं समझ लो, ये तब होता है जब कोई इमरजेंसी केस है, सर्जरी मतलब हमें बस हर जगह उसका मतलब इनसे मतलब फ्रैक्चर मतलब ये हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये इमरजेंसी केस में इधर क्या होगा, अगर नॉट एप्लीकेबल की साइट एप्लीकेबल नहीं तो अगर साइट मार्क क्या है कि अगर साइट मार्क हुआ है तो क्या करना है, ये साइड पेशेंट पूछेगी राइट साइड तो इधर क्या है, यस करना है, फिर इधर साइड में लिखना है राइट करके लिखना है कि ये कंफर्म हुआ है कि राइट साइड होगा करके। अगर राइट साइड नहीं है या फिर अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड लिखना है। अगर स्पाइन में केस हो रहा है तो इधर लिखना है स्पाइन करके। ठीक है, समझ में आ गया? और नॉट एप्लीकेबल कब करना है, ऑप्शन को कब क्लिक करना है, ये जो टिक करना है, जब कोई इमरजेंसी में ये यूज होता है कि एप्लीकेबल नहीं है, हम सर्जरी मतलब समझ लो मल्टीपल फ्रैक्चर रिब में हुआ है, ये हुआ है, तो तब क्या करेंगे, तब ये होता है नॉट एप्लीकेबल, टिक करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या हुआ है, क्या है देखो, इज द एनेस्थेसिया मशीन एंड मेडिकेशन चेक कंप्लीट? एनेस्थेसिया को पूछना है कि मैडम या फिर सर जी आपका एनेस्थेसिया ठीक है या ना, चल रहा है ना आपका एनेस्थेसिया मशीन, सब कुछ सही है ना? या फिर आपके पास जो जो एनेस्थेसिया दोगे मेडिसिन या फिर सिरिंज या फिर ब्लॉक देंगे या फिर कुछ तो जाओ भी दोगे, स्पाइनल ब्लॉक दोगे, वो सब मेडिसिन विथ मेडिसिन सब ठीक है ना? वो बोलेंगे हाँ, यस नॉट सिंगल पेशेंट, ऑल मेडिकेशन मतलब एनेस्थेसिया मेडिसिन एंड मेडिसिन इज राइट। आप इधर मतलब कुछ मेडिसिन सर उधर कुछ मशीन में प्रॉब्लम है, आप पेशेंट अंदर आ गया, सर्जरी स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना, ये तो प्रॉब्लम होगा ना अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो। दिस इज द कम्युनिकेशन। सर ये जो WSO चेक लिस्ट जो है ना, इट्स ए कम्युनिकेशन, इट्स ए प्रॉपर, इट्स ए लीगल कम्युनिकेशन विथ ऑल स्टाफ विथ एंड पेशेंट। ये जो WSO चेक लिस्ट है ना, ये आपको लीगल अगर कोई किस चीज में आपको अगर फंस गया ना, उससे ये आपको ये बचाता है कि आपने ये सब चेकलिस्ट कंप्लीट किया है। अगर समझ लो सर्जरी चल रहा है, ठीक है, और पेशेंट ने अगर मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, समझ रहे हो, अगर पेशेंट का उससे कुछ पेशेंट का डेथ हो गया, तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, पेशेंट क्या करेगा, इस चीज को हाईलाइट करके वो लीगल वे में वो कोर्ट तक जाएगा, वो बोलेगी इन्होंने मेरे साथ ये किया है कि उसका मशीन खराब है, उसके बदले मेरा ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो ये सबसे बचने के लिए हम ये चेकलिस्ट कर रहे हैं। इस WSO चेकलिस्ट बस पेशेंट का ही नहीं है, हमारा सेफ्टी, सबका सेफ्टी हो जाता है इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है पेशेंट सेफ्टी, बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड मतलब सेफ्टी होता है स्टाफ के लिए। ठीक है, तो WHO का फर्स्ट मतलब
मतलब चेकलिस्ट हम करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी किसके लिए, पेशेंट के लिए करते हैं, पेशेंट का सर्जरी, पेशेंट का सेफ्टी, ठीक है, याद रखो। तो क्या है ये हमने पूछ लिया कि एनेस्थेसिया मशीन ठीक है, अब बोलेंगे यस नर्सिंग ऑफिसर एनेस्थेसिया मशीन एंड मेडिसिन इज क्या है, चेक है, सब कुछ ठीक है, तो आप करो ओके यस, तो आप क्या करो यस में टिक करोगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग आपको नर्सिंग ऑफिसर को ये पूछना है, इज द पल्स ऑक्सीमीटर ऑन द पेशेंट एंड फंक्शनिंग। पल्स ऑक्सीमीटर पेशेंट को जो लगा है वो काम कर रहा है ना, वो पेशेंट को लगा हुआ है ना, पल्स ऑक्सीमीटर चल रहा है ना, ये पूछना है। हाँ पल्स ऑक्सीमीटर भी चल रहा है, तो यस करना है, यस के ऊपर टिक करना है। फिर पूछेंगे पेशेंट के, डज द पेशेंट हैव एनी एलर्जिक, नॉन एलर्जिक कुछ है, तो एनेस्थेसिया बोलेगा नहीं, इसका कोई एलर्जिक नहीं, अगर है तो यस करना है, अगर कोई एलर्जिक नहीं है तो नो करना है, अगर है कि पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जिक है, अंडे से एलर्जिक है, तो इधर मेंशन करना है, इधर लिखना है एलर्जी टू एग, नहीं तो पेनिसिलिन, ठीक है, या फिर कोई भी एंटीबायोटिक सेप्रोक्सिन कुछ से कुछ एलर्जिक है, तो उसको मेंशन करना है कि क्या एलर्जिक है, था हो गया तो इधर ठीक करना, अगर एनेस्थेसिया मतलब एलर्जिक है तो ठीक करना, अगर एलर्जिक कंडीशन कुछ नहीं है तो नो करना, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर पूछना है डिफिकल्ट एयरवे और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, कि पेशेंट का कुछ डिफिकल्ट एयरवे है, पेशेंट का सांस मतलब एयरवे में कुछ डिफिकल्टी है, या फिर उसको कुछ एस्पिरेशन का रिस्क है क्या, अगर है तो इसको यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं है, अगर यस है, अगर पेशेंट को मतलब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है रेस्पिरेटरी, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है या फिर असिस्टेंस अवेलेबल है, समझ में आ गया, कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट है ना, एम्बू बैग है ना, हमारे पास ईटी ट्यूब वगैरह सब कुछ सही अरेंज करके कुछ है ना, ये कंफर्म करना। तो एनएसए क्या बोलेगा, हाँ ये सब कुछ है, अगर डिफिकल्ट एयरवे है पेशेंट का तो हमारे पास ईएस, इसमें ईएस में टिक करना, अगर नहीं है तो नहीं। ये मैं बताता हूँ इसका सिग्निफिकेंट क्या है, कि ऑर्थोपेडिक केस में हम क्या बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हम ना ब्लॉक दे देते हैं, स्पाइनल ब्लॉक देते हैं, नर्व ब्लॉक देते हैं, एनेस्थेसिया ब्लॉक देते हैं। तो ये जो ब्लॉक देते हैं ना, समझ लो कि सर्जरी लंबा चला गया, ये जो स्पाइनल ब्लॉक देता है ना, ये ना कुछ मतलब आवर्स के लिए होते हैं, अगर समझ लो इफेक्ट बंद हो गया तो क्या करेंगे उस टाइम फिर से तो ब्लॉक नहीं थे ना, क्योंकि ऑन द सर्जरी केस चल रहा है, ऑन द टेबल सर्जरी चल रहा है, तो सर्जन क्या, तो एनेस्थेसिया क्या करेगा, उसको जनरल एनेस्थेसिया में उसको कन्वर्ट करेगा। ऐसे बहुत टाइम होता है कि हम जो सर्जरी जो केस होता है ना वो कन्वर्ट होता है, मतलब स्पाइनल एनेस्थेसिया से वो जीए में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर किसी ब्लॉक से वो जीए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, सर्जन से मतलब सर्जन एनेस्थेसिया ये सब होंगे, इनका ये पूछना है कि रिस्क ऑफ ग्रेटर देन 500 ml ब्लड लॉस है क्या, कुछ ब्लड लॉस का कोई रिस्क है, अगर है तो ब्लड अरेंज करके रखना है ना हमें पहले, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लड लॉस मतलब ब्लड अरेंज है कि नहीं, इसको भी तो कंफर्म करेंगे हम, समझ गए। तो पूछना है कि कुछ ब्लड लॉस का कुछ रिस्क है, अगर बोलेगी हाँ है, अगर है तो क्या करेंगे, 2 IV लाइन सेंट्रल एसेस फ्लूइड प्लान करके अरेंज करके रखेंगे, अगर हाँ एक मेजर केस है इसमें ब्लड लॉस हो सकता है, तो एनेस्थेटिस्ट क्या करेगा, 2 IV लाइन, 2 हाथों में 2 IV लाइन लगाएगा, कितना कितने गॉज कितने फ्रेंच का लगाएगा IV लाइन, 16 नहीं तो 18, क्योंकि ब्लड एडल्ट में ब्लड जो देना है हमें ब्लड किससे देना है, 18 में देना है, और 16 में ज़्यादा फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम IV देते हैं 16 नहीं तो 18, ठीक है, अगर ब्लड रिस्क नहीं है
तो हम नो करेंगे। अगर है तो पेशेंट को 2 IV लाइन लगाना है, ब्लड अरेंज करना है, फ्लूइड एसेस के लिए प्लान करना है, ठीक है। अगर चाइल्ड है तो 7 ml से 7 ml पर केजी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। चिल्ड्रन अगर है तो 7 ml पर केजी, ठीक है, समझ गए। तो ये जो फेज है, ये कौन सा फेज है? साइन इन। ये कौन सा फेज है? ये है साइन इन फेज। दिस इज द साइन इन फेज। तो नेक्स्ट फेज क्या है? दिस इज टाइम आउट। दिस इज टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है? ये देखो, टाइम आउट में क्या होता है? बिफोर द इंसिजन, जैसे ही हम इंसिजन लगाएगा, मतलब जैसे ही समझ लो इधर क्या हो गया, साइन इन हुआ। ये साइन इन फेज से ये सब पेशेंट मतलब एनेस्थेटिस्ट ने एनेस्थेसिया दे दिया। एनेस्थेसिया देने के बाद एनेस्थेटिस्ट क्या करेगा? सर्जन को देगा, हैंड ओवर दे देगा कि पेशेंट अब हुआ, पेशेंट आपका, आप इसको अब इससे अब केस कर सकते हैं, इसको आप सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेगा? तभी फेज जो आएगा वो आएगा टाइम आउट का, ठीक है। तो टाइम आउट कब होता है? बिफोर द स्किन इंसिजन। जैसे ही सर्जन स्किन इंसिजन करेगा उसी टाइम ये जो फेज, ये हमें ये पढ़ना है, इसको बोलते हैं हम टाइम आउट, ठीक है।